बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। और जिस तरह के इल्म है कि रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए पीर से जुमेरात तक, और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। आज जब मैं इस शो का आगाज़ करने बैठा हूँ और मेरे प्रोड्यूसर ने जब मुझे बताया कि शो के इब्तिदा में जो है ये मोन्टाज जो है वो पहले हम आपकी जो है बसारतों की नज़र करेंगे, आपकी समातों की नज़र करेंगे, उसके बाद आपने देख लिया होगा कि आज मेरे शो में इब्तिदा में शायद वो एनर्जी आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के मामला हैं वो बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान किसी मैदान में उतरता है तो दिल से एक ज़रूर ख्वाहिश निकलती है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते, क्योंकि ये 11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते, ये हर वो पाकिस्तानी खेल रहा होता है कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, जो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। अगर इस मैच को पाकिस्तान ड्रॉ भी करने में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि ये पहला मौका है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। पीएचएफ के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब, सज्जाद खोकर साहब, पीएचएफ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, तमाम तर खिलाड़ियों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन नताइज उस अंदाज से सामने नहीं आ रहे जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी टीम है, हमें इसको सपोर्ट करना है, हमें इसको बैकअप करना है और इन खिलाड़ियों का मोराल हमें बढ़ाना है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी अनाउंसमेंट हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना अपने शो में आज हम उस शख्सियत को मदऊ करें कि जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान आखिरी मरतबा इंडियन सॉइल पे जो था वो जीतने में कामयाब हुआ, चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता उनकी कोचिंग में। और साथ साथ ना सिर्फ हॉकी के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, कम उम्र ओलंपियन भी हैं, बल्कि इसके अलावा क्रिकेट के भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और क्लब क्रिकेट में, वेटरन्स क्रिकेट में जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं तो सब ये भूल जाते हैं कि वो ज़बरदस्त फॉरवर्ड थे। उनकी बैटिंग देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ओलंपियन समीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? कितना दिल दुखा हुआ है आज? नो डाउट दिल तो देखिए, दुखने की रिजल्ट तो बात। एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि कोई मेरिकल हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। इंडियन सॉइल पे जो हमारे साथ इंडिया के मामलात चल रहे हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान का तराना, उनका पाकिस्तान का झंडा उनके झंडे से ऊपर हो। आज मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अगर पूरा टूर्नामेंट देखें तो उसमें अब मैं सीनियर गोलकीपर बोलूँगा, उसमें जो स्पेशली अकमल का जो था ना बड़ा अहम किरदार था। और हो जाता है कि कोई डे ऑफ होता है, आज उसका बेचारे का ऐसा लग रहा था कि डे ऑफ है, कि दोनों जो गोल शुरू में हुए हैं, एक उसका पैड से लग के गया और एक उसका चेस्ट से गया है। तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है गोलकीपर के लिहाज से, लेकिन उसके बाद आपने दोबारा उसका काउंटर करना पड़ता है। तो पाकिस्तान टीम की आज अगर सर्कल पेनिट्रेशन देखें तो वो सिर्फ 6 से 7 हैं। जी जनाब, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और मैं इसको नहीं देखना चाहता, लेकिन बार बार जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि आप हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। पहला मौका है पाकिस्तान नहीं खेलेगा एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल। हमें जितना दुख हो रहा है, आपने तो पाकिस्तान में कलर पहना हुआ है, ओलंपिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्या फीलिंग्स है? डेफिनेटली ये देखें, ये एक अच्छा आपके लिए कमबैक था बिफोर एशियन गेम्स के लिहाज से, कि एक एक्सपीरियंस हो रहा था, और टीम अभी रिसेंटली ये जूनियर एशिया कप खेल के भी ऑलमोस्ट वही बैच था। लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे जो टीम है वो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस टीमें थी, जिसमें इंडिया उसमें नज़र आ रही थी। जापान की भी मिक्स टीम है, मलेशिया की भी मिक्स टीम है, लेकिन इंडिया ने अपने जो सीनियर्स थे, जैसे श्री शाह उनका गोलकीपर है, मनप्रीत है, हरप्रीत है जो प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, ये पूरा वहाँ से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मतलब इनका कॉम्बिनेशन है जो थ्रू आउटली 10-12 साल से एक साथ खेलते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के पास एक्सपीरियंस प्लेयर थे, एक्सपीरियंस उनका गेन करना है, बुरा नहीं खेले अगर ओवरऑल देखा जाए इनकी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे कोचिंग लैकिंग नज़र आ रही थी, इन ए सेंस के मतलब समझें कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ को कहाँ पे यूज़ करना है, और हर आपका जो क्वार्टर उसको किस तरीके से डिवाइड करना है कमबैक के लिहाज से। कि काफ़ी प्लेयर्स को, जैसे लास्ट मैच अगर मैं देखूं मलेशिया का है या लास्ट सेकंड में जापान का है, तो उसमें प्लेयर्स आपसे चेंज मांग रहे हैं, लेकिन आपको रोटेशन सही नहीं चल रही थी। अगर रोटेशन सही होती है, अगर मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये कोच का काम होता है बेसिकली, अगर आप देखें कि उसको लास्ट मिनट तक आपने लेके जाना है तो चेंजेस आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए। जो आपके
ओवर बूस्टिंग प्लेयर्स हैं जो रन डाउन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे आज के मैच में मैं समझता हूँ कि उमर बूटा को बहुत ज़्यादा खिलाया गया। उनकी एज भी इस बात की एज तकाजा के नहीं साथ करती। मतलब उसके स्लॉट्स आप पहले से बता दें कि भाई 4-4 मिनट के आपने ये खिलाने हैं, आपका ये वो है, तो वो बेचारा वो ज़्यादा नजर रहा था और एंड में इतना लितार्जिक हो गया कि वो पीछे जाके बेचारा खड़ा हो गया था। तो मैं ख्याल से एक सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। इसके साथ एक चीज़ और ऐड करूँगा कि मैं समझता हूँ कि इसमें 6 से 7 प्लेयर जो लीग खेलने बाहर गए हैं, उसमें हमाद शकील बट है। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक दिया है कि जो लीग खेलने प्लेयर गए हैं उनको अगर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होते हैं तो शायद जो एक्सपीरियंस और यूथ जो एक्सपीरियंस का ब्लेंड है ये पाकिस्तान को कामयाबी दिला सकता था। लेकिन बहरहाल ये टूर्नामेंट माजी का हिस्सा हो चुका है और पाकिस्तान को अब एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भी शिरकत करनी है और उम्मीद है कि इन गलतियों से पाकिस्तान हॉकी टीम सबक सीखेगी। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा कोच ओलंपियन समीर हुसैन से कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट के हवाले से बात करेंगे, इस शिकस्त के असबाब, उसकी वजूहात को मजीद डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की इस खराब कारकर्दगी के हवाले से। समीर, आप कह रहे थे कि कुछ असबाब हैं जिसकी वजह से आपने गोलकीपर का भी कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि शहनाज शेख का ना होना भी कोई नुकसान का बायस बना है? डेफिनेटली, लेकिन शनाज भाई जो थे लास्ट मोमेंट पे आए। ओवरऑल अगर ये आप कैंप देखें जो 40-45 दिन का कैंप लगा है तो उसमें सकलैन और रेहान बर्डी उसको लीड कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि नो डाउट एक टीम को अच्छा जेल किया गया है। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको ड्यूरिंग टूर्नामेंट पता चलती हैं और उसकी आगे तैयारी की जाती हैं। जैसे मैं ये कह रहा था कि हर चीज़ का एक पैच होता है, उस पैच से अगर बीच में कोई क्वार्टर में अच्छा पैच नहीं आ रहा तो आपको अच्छा पैच किस तरह लेके आना, उसकी काउंटर स्ट्रेटजीज होती हैं। तो आज अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ गोलकीपर जो यहाँ तक लेके आया या पिछले मैचेस में जिसने बड़े अच्छे सेव किए। लेकिन समीर एक बात कही जाए, गोलकीपर की आप बात कर रहे हैं, लोग गोलकीपर तो आखिरी आदमी होता है ना जो लाइन ऑफ डिफेंस में होता है, जब सब जो है वो पीछे रह जाते हैं तो फिर गोलकीपर का और फॉरवर्ड के दरमियान मामला था। तो क्या डिफेंस को हम दोष नहीं देंगे, सिर्फ गोलकीपर को दोष देंगे? नहीं, बेसिकली गोलकीपर पे जो गोल हुए हैं ना वो शॉर्ट कॉर्नर पे डायरेक्ट हुए हैं। अगर इनडायरेक्ट कोई गोल होता है, फील्ड गोल होता है, तो डेफिनेटली वो समझ में आता है कि उसमें डिफेंस आपका नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक ड्रैग फ्लिकर है, वो डायरेक्ट आपको गोल के अंदर बॉल फेंक रहा है, तो जाहिर बात है फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गोलकीपर ही होता है। पांव के नीचे से गेंद निकल रही है, साइड से आ गई, तो एक उसकी पैड से लग के गई है और जिस तरीके से दूसरा गोल हुआ वो उससे चेस्ट से हुआ है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली मतलब बड़ा अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिहाज से। हालांकि शुरू में जैसे मैच शुरू हुआ था तो पाकिस्तान काफ़ी अनलकी रहा कि हन्नान ने गोल कर दिया था कि वो उसकी बॉडी पे लगी और बॉल चला गया अंदर और उन्होंने फिर रेफर दिया, तो उसकी वजह से उनको पता चला कि ये गोल नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी देखें तो पोजीशन ऑफ बॉल जो जिसके पास ज़्यादा रहती है वो हमेशा डोमिनेट करता है और इसी तरीके से उन्होंने अच्छा राइट ट्रायो, लेफ्ट ट्रायो और स्पेशली राइट ट्रायो से जो उन्होंने पेनिट्रेट किया है अंदर, जो स्लैपिंग के थ्रू है, काफ़ी हमारे मतलब प्लेयर्स ऐसे जो थे डिफेंस में वो नज़र नहीं आ रहे थे मार्क करते हुए और ओपनली उन्होंने रिसीव किए। मनदीप ने 2-3 रिसीव किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आकाश ने एक अच्छा जो डिफ्लेक्ट किया, तो ये 2-3 प्लेयर उनके थे जिनको पहले से मार्क किया जाता है। क्या वजह है आपको कि हम इतने कैप लगाते हैं, इतना बोर्ड के ऊपर आप लोग बैठ के काम कर रहे थे, फिर भी हम ये देखते हैं अभी इस पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैंने मैसेज देखे कि 1-to-1 जो हमारी मार्किंग है उसमें भी हमारे लैप्सेस हैं, हम सही से मार्क नहीं कर पाते हैं, प्लेयर को टारगेट नहीं कर सकते हैं। और शायद अगर हम कर भी रहे हैं, बेहतर आप बताएंगे कि हम ये देख के टारगेट नहीं कर रहे कि इसकी स्पीड, इसकी ड्रिल, इसकी डॉजिंग, इसका स्टेमिना कितना है, इसके साथ वही हम प्लेयर लगाएं कि जो इसके करीब करीब हो। बहुत अच्छा आपने एनालाइज किया कि अगर आप ओवरऑल इस टूर्नामेंट में देखें तो लास्ट मैन मार्किंग जो थी वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कहीं एक ओपन जोन हो जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये हुआ है कि लास्ट मोमेंट में आपके या तो मैच बराबर हुआ है या लीड आपने अभी ली है और फ़ौरन लीड आपकी काउंटर में बराबर हो गई। ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। तो सर ये रेहान बट और सकलैन तो इतना एक्सपीरियंस है, इन्होंने नहीं बताया होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली बताया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया होगा, लेकिन जो मैं कह रहा था ना कि एक सीनियर और जूनियर का एक जो मिक्सअप होता है, अब या तो पूरी आपकी जूनियर लॉट है, अब उसमें अगर आप देखें तो उमर बूटा ये एक सीनियर प्लेयर है जो सीजनल प्लेयर नज़र आ रहा था इसके अंदर। बाकी सारे जो लड़के हैं वो मोस्टली जो हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ आए हैं लड़के, या उससे पहले जो हम हॉलैंड गए थे तो उसमें थे ये वर्ल्ड कप ओलंपिक क्वालिफाइंग से पहले राना वहीद है और इसमें अब्दुल रहमान है। ये बच्चे अच्छे हैं आने के लिहाज से। हन्नान शायद बहुत अच्छा है, मुर्तज़ा अच्छा लड़का है। तो ये 3-4 लड़के अच्छे हैं कि जो आपके फ्यूचर में गोल स्कोरिंग इनके पास है
कि ये अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यही समझता हूँ कि आपने जिस तरह बात की, हम क्या रिसोर्सेज दे रहे हैं, हम क्या इनको यूरोप के टूर करवा रहे हैं या हम इनको मैचेस इनके लिए ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो हमारे पास जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपके वो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। अब इंडिया जो थी वो प्रो लीग खेल रही थी यूरोप में, अब वहाँ से वो खेल कर आई जर्मनी से, हॉलैंड से, स्पेन से, तो ये आप एक यूरोपियन टीम के मुकाबले में आके आएंगे तो वो आराम से जीतेंगे। वो बड़े इजी, आप देख रहे होंगे कि आज उनकी बड़ी इजी बॉडी लैंग्वेज थी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि हम जीते में। हमारे प्लेयर्स के पास 2-3 के पास बॉल आती थी, ग्रुप टैकल होता था, वो पता चला काउंटर हो जाता था, वो अपने पास बॉल रखते थे। तो यही मैं कह रहा था कि उमर के अलावा मुझे आज फील्ड में ऐसा बंदा नहीं एक और चीज़ जो मैंने देखी इसमें कि चूंकि सुफियान बड़ा अच्छा फ्लिक कर रहे थे, बड़े अच्छे पेनल्टी कॉर्नर ले रहे थे, जिस तरह क्रिकेट में सबकी सारे प्लेयर्स की निगाहें बाबर आजम की तरफ हो जाती हैं कि जी इसने ही करना है जो करना है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो फ्लिक कर रहे थे, जिस तरह उनकी पेनल्टी कॉर्नर पे आहिस्ता आहिस्ता सुहेल अब्बास के नक्शे कदम पर है, तो टीम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गई, भाई पेनल्टी कॉर्नर ही लेना है और सुफियान नहीं करना है सब? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हम भी जब खेल रहे होते तो हमें भी ये होता था कि अगर हमसे गोल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम शॉर्ट कॉर्नर ले लें ताकि सोहेल हमारा पीछे खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये होता है, लेकिन सूफियान भी अभी रिसेंटली ये डेवलप हुआ है। जब मैं पीएफ की कोचिंग कर रहा था फर्स्ट टाइम हमने उस वक्त इसको सिलेक्ट किया था, और उस वक्त इसको सीनियर में जब हम लेके आए, सीनियर कैम्प में जब एक मैन था, तो मैं समझता हूँ उस वक्त इसका जो स्टाइल था वो डिफरेंट था, बड़ा इजी थ्रू होकर मार रहा था। अभी ये थोड़ा सा फंस के मार रहा था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका अपना मोमेंटम, देखिए हम किसी के स्टाइल चेंज नहीं करा सकते जब आप इस लेवल पे आते हैं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अगर बॉडी स्टाइल बिल्कुल चेंज कर देंगे और उसका मोमेंटम नहीं बनेगा तो फोर्स खत्म हो जाती है, जो कि उसको पहले 2 मैचेस में नजर आ रही थी चीज़। तो बाद में उसको इम्प्रूव किया और उसने उस तरीके से मैं कहता हूँ गोल भी स्कोर किया। हॉकी के मामला में गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के कम उम्र तरीन ओलंपियन समीर हुसैन साहब से, जो बड़े टेक्निकली इस मैच को एनालाइज कर रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ हॉकी के मामला में गुफ्तगू करेंगे, क्रिकेट को डिस्कस करेंगे ओलंपियन समीर हुसैन साहब के साथ, और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं ओलंपियन समीर हुसैन से। उस शिकस्त के हवाले से उनके असबाब को हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, और एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कि जिन उनकी उर्दू बड़ी शगुफ्ता है और बड़े शाइस्तगी उनके लहजे में है, लेकिन जो उनके गुफ्तगू की काट है वो सुनने वालों पर असर डालती है। सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, मेरे साथ ओलंपियन समीर हुसैन साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बहुत मेरा सलाम, बहुत नफीस और बहुत प्यारे इंसान है वो। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई ये बताएं, अभी समीर हुसैन रोशनी डाल रहे थे इस मैच की शिकस्त के हवाले से, आपने बड़े अरसे से स्पोर्ट्स आप कवर कर रहे हैं, क्या उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस टेनिस स्कोर से हार जाएगा और पहली मरतबा ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकेगा? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद थी कि पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा। मैंने देखे बहुत सारे ट्वीट के नारे तकबीर पढ़ के ग्राउंड में जाएंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन नारे तकबीर के साथ साथ तदबीर भी करनी पड़ती है, अच्छा खेलना भी पड़ता है। यंग लड़के हैं, ठीक है, चलो शिकस्त हुई है, आखिरी पोजीशनों पर आएगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी को उठाने के लिए जूनियर लेवल पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ जूनियर टीम को 2 से 3 साल खिलाएं सीनियर लेवल पर, और फिर उसके बाद बनेगी। और मजबूत कोचिंग करनी पड़ेगी। सेटअप बार बार चेंज करेंगे तो वो तब्दीली नहीं होगी, और यकीनन हमें अपनी ग्रास रूट हॉकी से उठाना पड़ेगा, और ग्रास रूट हॉकी के लिए हमें कोई एक फॉरेन कोच चाहिए होगा। ठीक है समीर, आप क्या कहते हैं? शायद कहते हैं फॉरेन कोच चाहिए होगा, लेकिन आखिरी मरतबा जब पाकिस्तान जीता है इंडिया में जाके तो वो आप ही की कोचिंग में जीता, और पाकिस्तान का जो कोचिंग पैनल था वो तमाम के तमाम जो थे लोकल ही थे। जी बिल्कुल लोकल ही थे। उसमें शनाज शेख साहब हमारे हेड कोच थे, मैं था और शफकत थे। बहरहाल मैं जो बात उससे पहले आपकी बात जो रह गई हमारी, उसमें यह था कि इस वक्त हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे जो इस वक्त पाकिस्तान जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे साथ थे लड़के, इसमें स्पेशलिस्ट मुबशर है, हमाद बट है, हमाद है, और 2-3 यंग लड़के थे जो हमने उन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया था, जैसे मोइन शकील हैं, गजनफर हैं, और ये राना नवीद, राना के साथ इनके अच्छे एक कॉम्बिनेशन था, पीछे उमर बूटा था। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो लड़के होते, अली शान था एक अच्छा स्कीमर है, क्योंकि इस वक्त मैं जो समझ रहा था कि कंट्रोल करना ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक हाई टेम्पो मैच है, इसमें आपके पास सीनियर 1-2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो बॉल को एग्जीक्यूट करें कंट्रोल करके। तो बेसिकली जो मिडफील्ड में जो हमें कंट्रोल था वो नज़र नहीं आया। मोस्टली आपका देखा होगा बॉल ऑफ पोजीशन जो था वो इंडिया के पास था,
इवन सर्कल पेनिट्रेशन जो थी उनकी सबसे ज़्यादा है कि 35-36 उन्होंने गए हैं और शॉर्ट कॉर्नर पे भी कन्वर्ट किया है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास मतलब एक बड़ा दिफाई हिकमत अमली नज़र आई, अटैकिंग हॉकी बहुत कम नज़र आई। अटैकिंग हॉकी कम नजर आ रही है। जिस तरह शायद भाई ये समीर बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान में सीनियर प्लेयर होते हैं कि जो 6-7 प्लेयर इंग्लैंड जाके रुक गए, फिर वो इंग्लैंड में जाके लीग खेल रहे हैं या दीगर ममालिक में खेल रहे हैं, वो होते तो शायद ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर हो जाता। समीर की बड़ी गहरी नजर है। हम तो अब यूँ समझ लो कि जब कोई इवेंट शुरू होता है तो फिर हॉकी को फॉलो करते हैं। जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं ना, विक्ट्री हैज मैनी फादर्स, डिफीट इज लाइक एन ऑर्फन। बिल्कुल हमारी हॉकी तो इस नहज पे पहुंच गई है कि बहुत कम लोग अब उसे फॉलो करते हैं। तो अल्लाह करे कि ये पुराने जो हमारे प्लेयर हैं, ये नई नई टेक्निक के साथ ये इनको इतनी अथॉरिटी मिले, इनको इतनी कंसिस्टेंसी मिले कि ये टीम को खड़ा करने में कामयाब हुए हैं, हो जाएं। 2014 में आखिरी बार, सही कह रहा है समीर, इंडिया को हमने हराया। उसके बाद से यूँ समझे कि तकरीबन 9 साल हो गए कि हमने इंडिया को हराया नहीं है। ड्रॉ तो किए मैच, लेकिन हम इंडिया को हरा नहीं सके। बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आ रहा था कि एक दुनिया की नंबर 4 टीम खेल रही थी और एक दुनिया की 16वें नंबर की टीम खेल रही थी। पेनल्टी कॉर्नर तो हमारा है ही नहीं और इंडिया ने अपने 5 में से 3 पेनल्टी कॉर्नर पे गोल किए। तो हमें एक तो अपने पेनल्टी कॉर्नर को मजबूत करना पड़ेगा। मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि सुहेल अब्बास कहाँ है, उसको पाकिस्तान ने इतना सब कुछ दिया, वो क्यों नहीं आता कोचिंग में? वो मीडिया से भी नाराज रहता है, वो PHF से भी नाराज रहता है, वो पाकिस्तान हॉकी को बिल्कुल छोड़ के चला गया। उसको पाकिस्तान ने इतना बड़ा नाम दिया है, उसको पे बैक करने की जरूरत है। वो लौटाए जो उसे पाकिस्तान। सर शायद भाई ये जो आपने मौजूद छेड़ा है सुहेल अब्बास का, आप समझते हैं कि जहां हॉकी इस नहज पे पहुंची है, ठीक है, बतौर मीडिया एक स्टेक होल्डर है, हमारी भी इसमें कोताहियां कि शायद हम हॉकी को इतना कवर नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंद ऐसे प्लेयर हैं जैसे समीर हुसैन है, जब इनको बुलाओ आ जाते हैं, वसीम फिरोज हैं, कमर इब्राहिम है, चंद ऐसे प्लेयर हैं, शहबाज भाई हैं, लेकिन मोस्टली प्लेयर जो है वो या तो थोड़े से शाई हैं या फिर कतराते हैं। सुहेल अब्बास ना ग्राउंड में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ना मीडिया पे आके अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और यही वजह है कि जैसे अगर आइकॉनिक प्लेयर जो हमारे पास एक ही शायद मॉडर्न दौर का एक आइकॉनिक प्लेयर है, अगर वो टीवी पे नहीं आएगा तो बच्चा हॉकी कैसे हाथ में पकड़ेंगे? चाहे टीवी पे ना आए, लेकिन वो पाकिस्तान हॉकी को वो खुश तो दे। उसको इतने हीरे जवाहरात, इतना बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी ने दिया है, वो तो खुश तो लुटाए। नाराजगी अगर एक करके एक तरफ बैठ जाएगा तो इसका तो मतलब है कि वो पाकिस्तान हॉकी से सिंसियर नहीं है। उसको अपनी एबिलिटी है वो नौजवानों में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वो नौजवानों में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हॉकी की तारीख उसे कभी भी माफ नहीं करेगी कि उसने इतना नाम कमाया लेकिन उसने वो मुंतकिल नहीं किया अपना टैलेंट जो उसको अल्लाह ताला ने दिया था, और इतना बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी ने दिया था। तो हमें बड़ी मजबूत कोशिशें करनी पड़ेंगी। अब मैं इंडिया का देख रहा था, क्रेग फुलटन उनके कोच हैं जो साउथ अफ्रीकन है। साउथ अफ्रीका का कोच अब एशिया वालों को हॉकी सिखाएगा। वो 2015 का बेस्ट कोच ऑफ FIH ठहरा है क्रेग फुलटन। तो अगर इस तरह के यूरोपियन आके हमें सिखाएंगे तो इसका मतलब है हमारी कुछ कमियां हैं, हमें उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। क्यों नहीं हम एक अच्छा कोच फॉरेन का लेके आए और हमारे अच्छे सिंसियर लोग जैसे कमर है, जैसे ताहिर जमान है, जैसे समीर है, ये लोग उसके साथ सीखे नई टेक्निक और थोड़े अरसे बाद उसको हम जूनियर लेवल पे करते हैं और हमारे सीनियर फिर हॉकी को लेके आगे चलें। लेकिन माजरत के साथ हमारी हॉकी जिस मुकाम पर है, अगर सारे लोगों का कसूर है तो उसमें हमारे पुराने सीनियर हॉकी के खिलाड़ियों का भी कसूर। बिल्कुल कसूर है। और आप कोच को लेकर आए और कोच को लाने के बाद उनको तनख्वाह भी दे दें। ऐसा नहीं है कि वो तनख्वाह के लिए बाद में जो है दर बदर फिरते हैं। मैं हॉकी को वाइंड अप करूंगा क्योंकि आपसे भी और शायद वैसे क्रिकेट की बात करनी है। ये सुहेल अब्बास या और दूर आइकॉनिक प्लेयर का मसला क्या आपको नजर आता है? रेहान भट्ट ने मेरे शो में आके कहा कि वो भी नाराज है इस बात पर कि सुहेल अब्बास ग्राउंड में टाइम नहीं दे रहे नौजवानों को। बेसिकली देखें, सोहेल से जहाँ तक मेरे इल्म में है 2-3 मरतबा फेडरेशन ने कांटेक्ट किया है और शाहिद भाई की भी ये बात को सेकंड करूँगा कि अल्लाह ताला ने जो भी इज़्ज़त दी आज हम भी जो हैं वो पाकिस्तान की बदौलत हैं। और जब पाकिस्तान मुश्किल वक्त में हो तो डेफिनेटली आपको उसकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। और इस तरीके काफ़ी सीनियर प्लेयर्स ने और पिछली जो फेडरेशन है काफ़ी कोशिशें की हैं, सोहेल से रिक्वेस्ट भी की कि आपको हम 6-7 ऑल ओवर पाकिस्तान के जो टॉप फ्लिकर्स हैं उनको दे देते हैं और आप उनकी 1 महीने 2 महीने कोचिंग करें ताकि पाकिस्तान को वहाँ से आपको कोई ना कोई अच्छे फ्लिकर मिलें। अनफॉर्चुनेटली सोहेल का मुझे नहीं पता कि उनका क्या अपना ओपिनियन है कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से दूर रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो दूर रहते हैं तो इंशाल्लाह जल्द वापस भी उनको आना पड़ेगा। शायद अब चलो क्रिकेट की तरफ आते हैं। जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है इससे आप किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि नए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, उनका ये पहला असाइनमेंट था? स्क्वाड है लेकिन जाहिर है हमेशा
13 से 14 प्लेयर तो खुद अपने आप को सेलेक्ट करते हैं। एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको बहस करना होती है। अब अगर मिक्की आर्थर और बाबर आजम ये समझते हैं कि फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है ओडीआई क्रिकेट का और वो आगे लेके जा सकते हैं तो ठीक है, सो भी इट। लेकिन फ़हीम अशरफ इतना टैलेंट होने के बावजूद उसका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 31 वनडे में 23 विकेट हैं टोटल और 31 वनडे में 11.4 का बैटिंग औसत है। ये कोई ऑलराउंडर का औसत या ऑलराउंडर का रिकॉर्ड नहीं है। फ़हीम अशरफ को ये एक दो टूर्नामेंट मिल गए हैं, मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उसके लिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो उसकी फैमिली बड़ी एफ्लुएंट है, बड़ी रिच माशाल्लाह फैमिली है, तो बड़े दिल से नहीं खेलता, उसको करियर नहीं बनाना, उसका करियर शायद कहीं और है, या तो वो पॉलिटिक्स में चला जाएगा या वो जमींदारी में चला जाएगा। तो अल्लाह करे कि वो सीरियसली खेले, टैलेंट उसमें है। अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो हमारा टेस्ट का ऑलराउंडर है, T20 का ऑलराउंडर है या वनडे का ऑलराउंडर है। ठीक है। अच्छा, अब ये सऊद शकील का इंक्लूजन हुआ, तैयब ताहिर को परफॉर्मेंस का सिला मिला, इस पे क्या कहेंगे कि सऊद शकील के लिए लोग नहीं समझते थे कि वो शॉर्टर वर्जन के प्लेयर हैं? शकील बहुत अच्छा प्लेयर है और अभी उससे मैंने इंटरव्यू किया था टेस्ट में जब उसने डबल 100 बनाई थी उसके बाद, तो ये कह रहा था कि मुझे शुरू में अपने जो 5-6 मैच से 5 टेस्ट खेला, मुझे ये लगा कमजोरी अपनी कि मैं अपने लिए रन बना रहा हूँ और टीम नहीं जीत रही। तो अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, जो डबल 100 उसने बनाई टीम जीती तो उसको ज्यादा खुशी हुई। तो ये सिंसेरिटी अगर किसी प्लेयर में आ जाए तो वो हर फॉर्मेट में चल सकता है। फंस के खेलने वाला प्लेयर है, रुक के खेलने वाला प्लेयर है और ऐसे प्लेयर की वनडे में हमारे यहाँ गुंजाइश बनती थी। ठीक है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, समीर हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। ब्रेक लेके जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद जरा समीर से भी बात करेंगे। जबरदस्त बैट्समैन है समीर, जो इनके साथ खेले हैं और जिन्होंने लोग खेलते हुए देखा है वो ये जानते हैं कि कितने बड़े बड़े छक्के ये वेटर्स क्रिकेट में और क्लब क्रिकेट में लगाते आए हैं। शाहिद भाई, आपको थोड़ी सी सहमत और देंगे, मुझे पता है कि इस वक्त आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आपका इनपुट बड़ा जरूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप हमारे साथ, आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ रहेगा, क्योंकि आपसे एक दो सवाल और मजीद अभी मुझे करने। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन समीर हुसैन साहब। शाहिद भाई, अभी हम बात करते हैं ब्रेक पे जाने से पहले सऊद शकील के हवाले से, तैयब ताहिर को भी इंक्लूड किया गया, इनफॉर्म प्लेयर हैं और जिस तरह से एमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। इस सिलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि तैयब ताहिर उस गैप को पूरा कर सकते हैं जो पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में नजर आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कर सकता है। और डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। पाकिस्तान कप को ले लें, कायद आज़म ट्रॉफी को ले लें, नेशनल T20 ले लें, सब जगह उसने स्कोर किया हुआ है। जरा डिफरेंट स्टाइल है उसका क्रिकेट खेलने का। जिस तरह वो ऊंची हिट लगाता है डीप फाइन लेग की तरफ, बहुत कम नजर आता है ऐसा कोई बैटर जो इस जगह पर ऊंची हिट लगाकर छक्का या चौका हासिल करे। लेकिन यही एक उसकी वीकनेस भी बन सकती है, जब अच्छी टीमों के साथ खेलेगा तो उसको इस तरह आउट भी करेंगे। और हमने देखा T20 में जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला तो थोड़ा सा स्पिनर पर उसकी बैटिंग कमजोर नजर आई, तो उसको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा प्लेयर है, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है और आपने उसको चांस दिया है, उससे डोमेस्टिक के जितने भी परफॉर्मर हैं उनका दिल बढ़ेगा, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। ठीक है। हारिस की सिलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हारिस का इमर्जिंग टूर्नामेंट कोई ज्यादा अच्छा गया नहीं है और कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सरफराज अहमद का जो एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल किया जाए। मुझे नहीं लगा कि सरफराज के नाम पर गौर भी किया मिकी आर्थर ने या बाबर आजम ने। सरफराज अभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, समझे 36-37 साल का है, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो प्लेयर बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन जाहिर है कि आपका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर आप उस तरफ ना देखें, टीम भी उस तरफ ना देखे, टीम अब यूथ की तरफ देखे। और यूथ में हसीबुल्ला अच्छा प्लेयर है, हारिस अच्छा प्लेयर है, रोहेल नजीर अच्छा प्लेयर है। और अभी हारिस का चूंकि चांस चला हुआ है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, अभी उसने T20 वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट किया, इतना स्कोर शायद नहीं किया लेकिन इम्पैक्ट किया कि आते ही उसने विलिंगनेस शो की कि ऊपर से खेलेगा, ऊपर से मारेगा। थोड़ा वनडे में ठहर के खेलना पड़ेगा उसे, ये रियलाइज करना पड़ेगा और कोचिंग स्टाफ को बताना पड़ेगा कि वनडे 50 ओवर के होते हैं, उसमें थोड़ा ठहरना है, और T20 20 ओवर की होती है, उसमें अगर आप मार-धाड़ भी कर लें थोड़ी तो चल जाती है, लेकिन 50 ओवर डिफरेंट क्रिकेट है। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। आप के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स को टाइम दिया। समीर हुसैन मौजूद हैं, जिस तरह मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर भी हैं समीर हुसैन। समीर, आप ओवरऑल इस स्क्वाड से कितना मुतमईन हैं? क्योंकि शाहिद भाई ने तो कहा कि बेहतर स्क्वाड है। नहीं, मैं समझता हूँ कि सऊद शकील जो है एक अच्छा, वो मैं समझता हूँ कि उसका एक
जो अभी ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस थी, तो आप वनडे तो में काफी खेले नहीं सऊद के साथ। हाँ, मैं बहुत छोटा होता था, ये हमने देखा है इसके साथ खेल। तो मैंने जब इसको पहले देखा था, स्टाइलिश बैट्समैन है और इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट कराची में अगर देखा जाए कि फवाद आलम के बाद ये कोई है तो वो ये नज़र आ रहा है। और वनडे के लिहाज से जहाँ तक इसकी सिलेक्शन है, इनकरेज है कि मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में ये ठहर के खेल सकता है। जैसे हफीज़ था या शुएब मलिक थे बीच में ये थे, तो इनकी जगह मैं समझता हूँ कि सऊद शकील की। अच्छा, शान मसूद को ड्रॉप किया गया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि शान मसूद से रन्स भी और कुछ अरसे से उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा नीचे भी आया है। बिल्कुल है। देखिए, शान मसूद का अगर रेड बॉल का एक्सपीरियंस देखें तो नो डाउट उसमें टेस्ट में उसका बहुत अच्छे स्कोर है, लेकिन वाइट बॉल में अगर ओवरऑल उसका देखा जाए तो वो T20 वो जैसे PSL में ऑल ऑफ सडन वो बहुत अच्छा खेला था मुल्तान की तरफ से, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आया तो वो स्कोर नहीं कर पाया। और जहाँ पे शाहिद भाई अभी हारिस की बात कर रहे थे, तो आप इमर्जिंग में उसको मैंने फॉलो किया, सही फाइनल में उसकी दोनों अच्छी इनिंग्स थी, स्पेशली इंडिया के खिलाफ भी वो अच्छा खेला और उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा खेला और नीचे आके खेला। तो जहाँ तक हो सकता है कि फ्यूचर में उसका हो कि नंबर 6-7 पे खेले, ओपनिंग नहीं कराएं उसको। तो ओवरऑल एक बच्चे का मुझे और डाउट है कि वो उसको भी मैंने देखा है खेलते हुए, साइम अयूब जो है नो डाउट बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। लेकिन अभी हो सकता है टाइम उसके पास वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी हाँ, चेंजेस डेफिनेटली ये हो सकता है कि उसको बाद में चांस दिया जाए, लेकिन बड़ा टैलेंटेड है वो भी। अक्सर में यकीनी तौर पे साइम अयूब की सूरत में एक बड़ा टैलेंट है, लेकिन अबरार को आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह अबरार की बॉलिंग है, मिस्ट्री बॉलिंग है, श्रीलंकन सॉइल में भी परफॉर्म भी कराएं, वनडे में इस तरह सऊद शकील को टेस्ट उठा के वनडे में इंडक्ट किया, अबरार की कहीं ना कहीं जगह बन सकती थी। अबरार की जगह में मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने उसामा मीर की सिलेक्शन की है वो राइटी बॉलर है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि इसकी जो फिंगर है वो जज होती है आसानी से। जो मैं एक दो पुराने क्रिकेटर्स का एनालाइज कर रहा था कि वो उसका देख रहे थे, लेकिन उसामा मीर जो है अभी आपको पता है कि यूरोप अपना इंग्लैंड में भी खेल के आ रहा है और इससे पहले उसने T20 में भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। तो गुगली और मेरे ख्याल से फिंगरिंग में जो है वो ज़ाहिर बात हम भी जब बैटिंग कर रहे होते तो फिंगर जो है। सर आप कहाँ देखते हैं बॉलर कैसा भी हो, आपको तो छोड़ दें अपनी बात, आप छोड़ दें क्रिकेट के मामला में, आपने बॉलर थोड़ी देखना, आपने वो छक्के ही लगाने। सरफराज का जरा बताएंगे, क्या आप अफसोस हुआ? डेफिनेटली सैफी मतलब एक लेजेंड बोलूँगा मैं तो उसका, कि उसके दौर में आखिरी जो बड़ी ट्रॉफी जो है उसी के दौर में आई है और जिस तरीके से वो उसने टीम रीबिल्ड की थी, तो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, हमारे स्पोर्ट्स कल्चर में जो पाकिस्तान के, उसमें एक अच्छी फेयरवेल देनी चाहिए और एक अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहिए। ये नहीं हो कि आप बिल्कुल ही साइड पे लगा दें। अच्छा, क्विकली हम आपकी तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पे चला रहे हैं। अभी ये PHF के जो मामला हैं, कुछ अगर कोई ऑफर होती है या हुई है नहीं हुई, जरा क्विकली बताएं मामला क्या चल रहे हैं आपके? नहीं, स्टिल अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बीच में जब एक मैन थे तो ज़ाहिर बात है मुझे उस वक्त दोबारा कॉल बैक किया गया था कि अभी अगर इन हालात को देखते हुए करें तो अवेलेबल हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए हम हमेशा अवेलेबल है, लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर बात है अब अपनी टर्म्स कंडीशंस पे देखा जाए, क्योंकि लास्ट भी जो है आप अभी कह रहे थे कि तनख्वाहें नहीं मिली, तो हमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं मिली, आपको भी पैसे नहीं मिले। चलो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह समीर हुसैन को भी जो है उनकी मेहनत का मुआवजा मिलेगा, और देना चाहिए कि जब आप किसी से कोई काम लेते हैं तो उसका मेहनत का मुआवजा जो है ज़रूर देना चाहिए। समीर, थैंक यू। शाहिद हाशमी साहब, आज आपने हमें शो के लिए टाइम दिया। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।